डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 3 का टॉपिक शुक्राणु जनन स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में आपको स्टडी कराएंगे। स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया में गोल व गतिहीन स्पर्मेटेड सेल्स का गतिशील व धागेनुमा स्पर्म में परिवर्तन को ही हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस द्वारा बने स्पर्मेटेड्स न तो गतिशील होते हैं और न ही इनमें अंडाणु में प्रवेश करने की क्षमता होती है। इनमें अगुणित केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाएँ, तारक केंद्रक आदि ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस में की परिवर्तन होते हैं वह अपेक्षा से अधिक पदार्थों का त्याग कर दिया जाता है। स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटेड्स में निम्न परिवर्तन होते हैं। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ द हेड इन सीड्स का निर्माण। स्पर्म का हेड हेक्रोसोम व न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है। स्पर्मेटेड सेल्स के न्यूक्लियस में जल की हानि होती है, जिस कारण क्रोमोसोम्स एक अत्यधिक सहत पिंड का निर्माण करते हैं। साथ में आरएनए तथा केंद्रिका की भी हानि होती है। केंद्रक में सिर्फ जेनेटिकल मटेरियल ही शेष रहता है। स्पर्मेटेड सेल्स के न्यूक्लियस की आकृति में परिवर्तन स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे केंद्रक की स्थिति उत्केंद्री एक्सेंट्रिक हो जाती है। नंबर 2 पे जो परिवर्तन होता है वो है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम स्पर्म के हेड के अग्रभाग में एक टोपीनुमा रचना के रूप में उपस्थित होता है। एक्रोसोम का निर्माण गोल्जिकाओं के द्वारा होता है। स्पर्मियोजेनेसिस की प्रारंभिक स्टेज में स्पर्मेटेड सेल में गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी छोटी छोटी धानियों के चारों ओर अनेक पंक्तियों में वृत्ताकार रूप में व्यवस्थित हो जाती है। मध्य की एक या अधिक धानियाँ संयुक्त होकर एक बड़ी धानी बना लेती है। इसमें गोल्जिकाओं के स्राव से एक सघन कण प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स का निर्माण होता है। इस प्रोएक्रोसोम ग्रेन्यूल्स जब बड़ी हो जाती है तब इसे एक्रोसोम वेसिकल कहते हैं। प्रोएक्रोसोम ग्रेन्यूल्स की आवर्धित होकर एक्रोसोम ग्रेन्यूल बनाती है। एक्रोसोम ग्रेन्यूल व एक्रोसोम वेसिकल न्यूक्लियस के अग्र आधे भाग के ऊपर फैल जाते हैं। शेष बची गोल्जिकाएँ को गोल्जी रेस्ट के रूप में स्पर्म के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। नंबर 3 पर है हमारा फॉर्मेशन ऑफ नेक, ग्रीवा का निर्माण। स्पर्म में नेक का फॉर्मेशन सेंट्रियोल्स तारक केंद्र के द्वारा होता है। स्पर्मेटेड सेल्स में स्टार्ट से ही 2 तारक केंद्र उपस्थित होते हैं। ये तारक केंद्र बेलनाकार होते हैं, वे परस्पर समकोणिक होते हैं। ये सेंट्रियोल्स स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान केंद्रक के पश्च भाग में आ जाते हैं तथा केंद्रक के पश्च तल पर गड्ढे का निर्माण हो जाता है तथा एक तारक केंद्र शुक्राणु के लंबे अक्ष पर समकोणिक स्थिति में स्थित हो जाता है। इसे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं। दूसरा तारक केंद्र इसके पीछे स्थित होता है तथा यह अक्षीय सूत्र का निर्माण करता है। इसे हम डायस्टियल सेंट्रियोल या दूरस्थ तारक केंद्र कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मिडिल पीस। स्पर्म के मिडिल पीस का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। डायस्टियल सेंट्रियोल का अक्षीय सूत्र का निर्माण होता है। डायस्टियल सेंट्रियोल द्वारा अक्षीय सूत्र का निर्माण होता है एक्सियल फिलामेंट का। धीरे धीरे यह बैक साइड की ओर वृद्धि करता है। स्पर्मेटेड सेल्स के सभी माइटोकॉन्ड्रिया इस फिलामेंट्स के चारों ओर इकट्ठा होकर सर्पिल कुंडलियाँ सहत आच्छंद का निर्माण करते हैं। इस आच्छंद को ही हम नेवन कर्ण कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को अंडाणु की ओर गमन के समय एनर्जी ऊर्जा प्रदान करते हैं। कुछ साइटोप्लाज्म का भाग मध्य खंड की ओर गति कर जाता है। वह परिधि की ओर एक आच्छंद बनाता है जिसे हम मैनसेट कहते हैं।
पूंछ में साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ टेल। यहाँ पर डायग्राम के द्वारा शुक्राणु जनन में एक्रोसोम का निर्माण दिखा रखा है, जिसको ABCDEF डायग्राम के द्वारा दर्शाया गया है। ए डायग्राम में न्यूक्लियस शो हो रहा है, बी में न्यूक्लियस के पास में गोल्जी बॉडी एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स, सी में गोल्जी बॉडी एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स, फिर गोल्जी बॉडी एक्रोसोमल वेसिकल्स बन जाती है डी में। ई में एक्रोसोम नज़र आ रहा है न्यूक्लियस के पास में, और एक्रोसोमल वेसिकल्स, और अंत में एक एक्रोसोम एक टोपीनुमा संरचना के रूप में हेड पार्ट में नज़र आ रहा है। और यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस की सारी व्यवस्थाएं दर्शाई गई है कि किस प्रकार डेवलपमेंट हो रहा है।